आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में मैं सुदर्शन शर्मा आज कक्षा 12 के लिए अगली पोइम लेके प्रस्तुत हूँ। पोइम का टाइटल है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 7 एजेस ऑफ ए मैन। ये पोइम है, मूलतः ये शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है और इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे पोइम आगे बढ़ेगी सारी बातों को हम डिस्कस करते जाएंगे। देखते हैं पोइम के बारे में, पहले पढ़ते हैं और पोइम को देखते हैं, जो सवाल निकलते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पोइम 7 एजेस ऑफ मैन। देखिए टाइटल आप देख पा रहे हैं, द 7 एजेस ऑफ मैन। अब 7 एजेस ऑफ मैन, स्पष्ट बात है कि आदमी की 7 अवस्थाओं के बारे में ये पोइम है। पोइम पढ़ने से पहले इस पोइम के बारे में जुड़ी हुई कुछ और बातें जो अबाउट द पोइम में दी गई हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ये पोइम के बारे में। ये पोइम है, दिस पोइम इज़ ए मोनोलॉग टेकन फ्रॉम ए फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी एज यू लाइक इट। मतलब कॉमेडी का मतलब सुखांत नाटक होता है। तो शेक्सपियर ने एक कॉमेडी प्ले लिखा है, सुखांत नाटक लिखा है और इसका टाइटल है एज यू लाइक इट। मैं नाटक के बारे में ज़्यादा गहराई से आप लोगों को नहीं बताऊंगा, नॉर्मल बात आप इसमें समझ लीजिए। और इसमें एक पात्र होता है, उस पात्र का नाम है जैकस। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैकस पात्र है यहाँ पे। ये जैकस पात्र दिया गया। तो ये पात्र है, ये इस पोइम का स्पीकर है। मोनोलॉग शब्द दिया है यहाँ पर। एक मोनोलॉग होता है जो चीज़ें कोई एक आदमी ही बोल के बताता है, वो मोनोलॉग कहलाती है। तो यहाँ पर इस सारी पोइम का जो स्पीकर है, सारी पोइम के यानी आदमी की 7 अवस्थाओं के बारे में जो बताने वाला आदमी है वो है जैकस। और क्योंकि उसने अकेले ने सारी चीज़ें बोल के बताई हैं, इसलिए मोनोलॉग के रूप में। अब इसे जैकस को मेलेंकली कैरेक्टर कहा गया है। मेलेंकली का मतलब ये हमेशा ऐसे उदासी वाले भाव में रहता है। बहुत सारे लोगों की मानसिकता होती है, हमेशा निगेटिव चीज़ें निकाल के लेके आती है, हर चीज़ के प्रति उदास नज़रिया रखते हैं, मेलेंकली कहलाते हैं। तो मेलेंकली कैरेक्टर है जैकस। और इसने आदमी की अवस्थाओं को 7 भागों में बांट के लिखा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेज। और ये 7 स्टेजेज कौन कौन सी हैं ये आप देख सकते हैं। इन्फेंट है इसकी स्थिति, और जो स्कूल बॉय है, लवर है, सोल्जर है, जस्टिस है, पेंटेलोन है एंड ओल्ड एज। 7वीं अवस्था यहाँ पर ओल्ड एज के रूप में दी गई है। तो मुख्य चीज़ें ये हैं, आपको 7 अवस्थाओं के बारे में समझ रहे हैं। और अक्सर मैंने देखा है लगभग हर बोर्ड एग्ज़ाम में एक अवस्था के बारे में सवाल है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पोइम में आगे बढ़ते हैं, पोइम स्टार्ट करते हैं, द 7 एजेस ऑफ मैन। अब यहाँ पर हमने अबाउट द पोइम में 7 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। एक अवस्था के बारे में थोड़ा सा हम तफसील से विस्तार से देखते हैं। ये कहता है ऑल द वर्ड इज अ स्टीच। देखिए, पोइम की शुरुआत होती है एक मेटाफर से। मेटाफर आप लोगों को बताया गया है कि भाई जहाँ तुलना की जाती है और एज या लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है वो मेटाफर होता है। तो यहाँ पर आप शुरू में देख सकते हो मेटाफर का प्रयोग किया गया। ऑल द वर्ड इज ए स्टेज। यहाँ दुनिया को स्टेज कहा गया है, रंगमंच कहा गया। तो ये मेटाफर का प्रयोग हो गया। एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। ये फिर मेटाफर आया कि सब आदमी और औरत, मियरली का मतलब मात्र प्लेयर्स हैं, भूमिका निभाने वाले। जैसे रंगमंच पे कलाकार होते हैं वैसे आदमी और औरत इसमें भूमिका निभाने वाले हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज। एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज। एग्जिट्स आप समझते हैं, एग्जिट एग्जिट का मतलब बाहर निकलना होता है और एंट्रेंस का मतलब प्रवेश करना। तो जो प्लेयर्स, जैसे मंच पे आपने देखा होगा, एक तरफ से कलाकार उसमें प्रवेश करते हैं, दूसरी तरफ से कलाकार उसमें निकल के जाते रहते हैं। तो इस दुनिया के रंगमंच में भी हर आदमी की एक निश्चित एंट्रेंस है कि वो प्रवेश कहाँ से करता है, और निश्चित उसका एग्जिट है कि उस दुनिया से कहाँ से निकलता है, यानी कहाँ उसकी डेथ होती है, कहाँ उसका बर्थ होता है। ये दोनों चीज़ें निश्चित है।
एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और वन मैन एक आदमी इन हिज टाइम अपनी ज़िंदगी में प्लेज मैनी पार्ट्स बहुत सारी भूमिकाएं वो अदा करता है, निभाता है। इट्स एक्ट्स बीइंग 7 एजेज, उसके नाटकों को, उसके कलाकारी को, उसके एक्ट को, भूमिका निभान को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए सातों अवस्था में यहाँ से शुरू होती है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहला जो उसका स्वरूप है वो है इन्फेंट, नवजात शिशु के रूप में। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, जो म्यूलिंग एंड पकिंग यानी रोता रहता है, और वो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी इन्फेंट की। नर्स की बाहों में वो रोता और उल्टियाँ करता रहता है। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था आती है, देखिए दूसरी अवस्था में वो रहता है देन द वीनिंग स्कूली बॉय, ये सेकंड स्टेज है। वीनिंग स्कूली बॉय यानी रोता झीकता शिकायत करता हुआ स्कूल बच्चे बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने देखे बाय नेचर वो शिकायतें करते रहते हैं। तो वीनिंग का मतलब शिकायती या रोने झीकने वाला स्कूल बॉय के रूप में, विद हिज सिचर, बस्ता, अपना बस्ता लिए हुए रहता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमकता हुआ सुबह का चेहरा। यहाँ पर फिर मेटाफर आया, क्रिपिंग लाइक स्नेल, ये सिमली का प्रयोग हो गया। जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है लाइक का प्रयोग करके तो सिमली होती है। तो क्रिपिंग वो रेंगता रहता है स्नेल की तरह। घोंघा देखा होगा अपने, समुद्री जीव सिप्पी के अंदर रहता हो, तो वो जिस तरह से रेंगता हुआ, दुनिया में शायद सबसे कम रफ्तार मानी जाती है उसकी, तो बहुत रेंगता हुआ चलता है। तो उसकी रेंगता हुआ चलता है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो बहुत धीमे धीमे चलता है, अनविलिंगली टू स्कूल, अनिच्छुक भाव से वो विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर इसकी सेकंड स्टेज होगी स्कूल बॉय, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं उसके साथ उसका बस्ता रहता है, सिचल रहता है, और उसका फेस है वो मॉर्निंग की तरह शाइनिंग होता है, चमकता रहता है, और उसकी चाल होती है स्नेल की तरह होती है, क्रीपिंग, रेंगता हुआ चलता है, और वो अनविलिंग टू स्कूल, विद्यालय जाने का वो इच्छुक नहीं रहता। अगली अवस्था में, तीसरी अवस्था में प्रवेश करता है बच्चा, और इस अवस्था में आप देखेंगे एंड देन द लवर, तीसरी अवस्था होगी लवर की, प्रेमी के रूप में। शाइंग लाइक फर्नेस, भट्टी होती है, भट्टी जिसमें गर्म की जाते हैं, लोहे को पिघाला जाता है। साइंग, आहें भरते हुए, यहाँ पर धधकते हुए, भट्टी की तरह धधकता है, यानी वो भावनाओं से उसके अंदर ऐसे पैशंस उबाल खाती रहती है। फिर सिमली का प्रयोग किया गया, देखिए लाइक के द्वारा, विद ए वॉफुल बैलेड, वॉफुल का मतलब होता है दर्द भरी, और दर्द भरी बैलेड यानी गीत, मेड टू हिज मिस्टेस आईब्रोज, मिस्टेस का मतलब यहाँ पर बिलव्ड हो गया, प्रेमिका की आईब्रो यानी बाहों के लिए वो एक दुख भरा गीत लिखता है। नेक्स्ट स्टेज होगी यहाँ पे, एक सोल्जर के रूप में उसकी स्टेज हो गई, एक सैनिक के रूप में रहता है वो, और फुल ऑफ स्टेंजोस, बहुत वो विचित्र, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, प्रतिज्ञा पूर्वक कोई बात कहना। तो फुल ऑफ स्टेंजोस, वो बहुत विचित्र शपथ लेता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, अगेन द यूज ऑफ सिमली, सिमली का फिर प्रयोग किया गया। पार्ड का मतलब लियोपार्ड, तेंदुआ, तेंदुआ की तरह वो दाढ़ी बढ़ाए रखता है। जेलस इन ऑनर, सम्मान प्राप्त करने के मामले में वो जेलस, ईर्ष्यालु होता है, दूसरे को सम्मान मिल गया उसको नहीं मिला, उसके मन में ईर्ष्या जागृत होती है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, लड़ने भिड़ने को एकदम तैयार, क्वेरल का मतलब झगड़ा होता है। सीकिंग द बब्बल रेपुटेशन, यहाँ पर देखो बब्बल रेपुटेशन एक मेटाफरिक यूज है, जैसे बुलबुले जैसी खाती, बुलबुला एकदम से पानी में पैदा होता है, आप लोग देखते हो बुलबुला एकदम से पानी में पैदा होता है, तो वो बुलबुले जैसी कि मैं अचानक कोई इस तरह का कृत्य करूं जिससे मेरा नाम तुरंत विख्यात हो जाए। वो स्लो एंड स्टडी वाली चीज़ नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुरंत मैं इस तरह से काम करूं जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन है, मेरी इज्जत है, वो तुरंत बढ़ जाए। इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे इसके लिए उसको तोप के मुंह में भी जाना पड़े, उस व्यक्ति को, सैनिक को सॉरी, तोप के मुंह में भी जाना पड़े। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा उसकी अवस्थाएं कितनी होगी, गिन के देखिए। सबसे पहले उसकी इन्फेंट की अवस्था होगी, फिर उसके बाद में उसकी जो अगली अवस्था है इन्फेंट हो गई, इन्फेंट के बाद उसकी स्कूल बॉय की अवस्था होगी, स्कूल बॉय के बाद उसकी लवर की अवस्था होगी, लवर की अवस्था के बाद उसकी
सोल्जर की अवस्था हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और चारों आप जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेज हैं, इन अवस्थाओं के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लक्षण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो सारी की सारी आप याद रखेंगे। ये मैंने देखा लगभग हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में एक किसी न किसी एक अवस्था को ले लिया जाता है और उसके लक्षण पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इवन इन द कैनन्स एंड देन द जस्टिस, पांचवी अवस्था होगी। पांचवी अवस्था के रूप में वो न्यायाधीश बनता है। जस्टिस का मतलब न्यायाधीश। इन फेयर राउंड बेले विद गुड कैप ऑन लाइट। फेयर राउंड बेले, उसकी जो बेले का मतलब तोंद होती है, पेट काफ़ी जो गोल फैली हुई तोंद है। विद गुड कैपॉन, कैपॉन का मतलब नर चूजे जो होते हैं, छोटे चूजे, उनको कैपॉन कहा जाता है। लाइंड, ठूसे हुए हैं, भरे हुए हैं। तो उसके पेट में नर चूजे भरे हुए हैं, यानी वो मतलब खूब उसने खाया, जिसकी वजह से उसका पेट काफ़ी भारी हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसको आँखें कठोर होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और औपचारिक रूप से उसकी दाढ़ी कटी रहती है। देखेंगे आप जस्टिस की क्वालिटीज़, उसका फेयर राउंड बेले कहा गया है, उसके आइज़ को सीवियर कहा गया है, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, औपचारिक रूप से कटी उसकी दाढ़ी होती है। फुल ऑफ वाइज सौज, कथन, सौज का मतलब कथन, वो बुद्धिमानीपूर्ण कथनों से भरा रहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और उसके पास आधुनिक अप टू डेट इंस्टेंस, उदाहरण होते हैं, क्योंकि वो जस्टिस होता है इसलिए उसको बुद्धिमानीपूर्ण कथन रखने पड़ेंगे। और उसके बुद्धिमानीपूर्ण कथनों के साथ साथ वो मॉडर्न इंस्टेंस यानी आधुनिक जो उदाहरण है, वो आधुनिक उदाहरणों से भी वो भरा रहता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट्स। तो पांचवी अवस्था होगी, इस तरह से वो अपनी भूमिका निभाता है। आप देखेंगे जस्टिस के रूप में उसने क्या क्या अवस्थाएं पूरी की। अब यहाँ पर उसकी एक्टिव जो स्टेज है वो चली जाती है आगे। छठी एज में जब वो प्रवेश करता है, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटेलून। सिक्स्थ एज, छठी उम्र, शिफ्ट्स परिवर्तित हो जाती है किसमें? इनटू द लीन। लीन का मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला, और स्लीपर पहने हुए पेंटेलिन, बूढ़े आदमी के रूप में। विद स्पेक्टिकल्स और नॉच, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मे, और नोच नाक पर, एंड पाउच ऑन साइड, जो पेट में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं साइड में, जैसे पहले मोटा आदमी हो उसके बाद वो पतला हो जाए, उसके पेट में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो उसके पाउच यानी पाउच बन जाते हैं साइड में। हिज यूथफुल होज होती है, पहनने की होती है, आप नायलॉन से बना हुआ समझ सकते हैं उसको, जो नीचे पजामी की तरह पहनी जाती है। तो जवानी में पहने जाने वाली उसकी होज, वेल सेव्ड, जो अच्छी तरह से बचा के रखी गई थी। ए वर्ड टू वाइड फॉर हिज सरंक सैंक, सरंक सैंक यानी दुबली पतली टांगों के लिए ए वर्ड टू वाइड, एक बहुत बड़ी दुनिया। यानी अब वो जवानी के दिनों में वो होज पहनता था, तो जवानी में उसके पैर काफ़ी बड़े थे, पैर बड़े थे, तो उसकी वजह से वो ढीली होगी, इसलिए अब वो उसकी सरंक सैंक दुबली पतली टांगों के लिए वो बहुत बड़ी दुनिया बन गई, यानी अब वो ढीली हो गई। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी भारी मर्दाना आवाज़, मैनली मर्दाना आवाज़, टर्निंग अगेन, दोबारा बदल रही है, टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और बच्चों जैसी, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, बच्चों की जो महीन पाइप जैसी आवाज़ आती है उसकी तरफ बदल रही है, यानी आवाज़ जो भारी आवाज़ थी वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। एंड विसल्स इन हिज साउंड्स, उसकी आवाज़ में सीटियाँ बजती हैं। आप थोड़ा सा कोशिश करके सोचेंगे सीटियाँ क्यों बजती हैं, भाई इतना समझ सकते हैं कि कुछ दांत हैं वो उसके मिस हो गए हैं अपनी नॉर्मल जगह से, तो अब उसमें से हवा निकल जाती है, बोलते बोलते सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो विसल्स इन हिज साउंड एंड लास्ट सीन ऑफ ऑल, और सब सीन का एक अंतिम दृश्य देखिए। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, दैट एंड्स जो कि ख़त्म कर देता है, अंत कर देता है, दिस इज स्ट्रेंज, इस विचित्र इवेंटफुल, इवेंट से भरी हुई, घटनाओं से भरी हुई हिस्ट्री को, इतिहास को। इज सेकंड चाइल्डिशनेस। अब देखिए, कवि ने अंतिम अवस्था को, मृत्यु के पास की अवस्था को सेकंड चाइल्डिशनेस कहा गया है। सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा गया है? एंड
mere oblivion. Since teeth, since eyes, since taste, since everything. दूसरी अवस्था, दूसरा बचपन का क्या है, जिसमें सेंस का मतलब होता है विदाउट, जिसमें मीर ऑब्लिवियन वो मात्र छलावा है. सेंस टीथ, जिसमें व्यक्ति के पास न तो दांत होते हैं, विदाउट टीथ, विदाउट आइज, न उसको दिखता है. सेंस टेस्ट, उसको स्वाद भी नहीं आता. सेंस एवरीथिंग, और वो हर चीज़ के विहीन हो जाता है, कुछ भी नहीं वो टेस्ट ले पाता. तो आप देखेंगे ये विलियम शेक्सपियर की एक पोइम है. मैंने पोइम के स्टार्टिंग में बताया था विलियम शेक्सपियर ने एक कॉमेडी लिखी है, एक कॉमेडी प्ले लिखा है, एक सुखांत नाटक लिखा है जिसका नाम है एज यू लाइक इट. और उस एज यू लाइक इट में एक पात्र होता है, उस पात्र का नाम है जैकस. और वो जैकस इस पोइम को गाता है, एक जंगल के दृश्य में ये आता है. तो जहाँ पोइट की बात करेंगे, पोइट इसका विलियम शेक्सपियर है, और स्पीकर की बात करेंगे तो स्पीकर इसका जैकस है. यहाँ पर ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेंगे. और अब इसके आगे इसकी ग्लॉसरी देखते हैं हम. आप शब्द लगभग जो शब्द आए थे मैंने आपको इसमें बता दें. यहाँ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. हु इज़ कंपेयर्ड विद लियोपार्ड, तो सोल्जर की तुलना की गई थी. व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स, बच्चों की केयर करती है. हु साइज लाइक ए फर्नेस, भट्टी की तरह कौन देखते हैं. एट व्हाट स्टेज जज मैन बी स्पेक्टिकल्स, एट इज नॉच, नाक पर चश्मा कौन से अवस्था में पहनता हो. अब सी में क्वेश्चंस देखेंगे. व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपिटेशन ऑफ द वर्ड सेंस. डू यू फाइंड एनी मेलैंकली रेफरेंस इन द पोइम, जो उदास करने वाला भाव है. पिक आउट सिमलीज फ्रॉम द पोइम. सिमलीज जहाँ जहाँ एज या लाइक का प्रयोग हुआ है वो आप इसमें ढूंढेंगे. डी में देखेंगे. डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑल द 7 स्टेजेस ऑफ ए मेंस लाइन्स. सैलिएंट फीचर्स आपको इसमें बतानी है. पिक आउट द यूज ऑफ मेटाफर्स फ्रॉम द टेक्स्ट. मेटाफर जहाँ जहाँ आए हैं वो भी मैंने पॉइंट के दौरान आपको सारे बताएं. आप खुद भी अपने तरफ से ढूंढने की कोशिश करेंगे. आपको बता दिया मैंने, जहाँ तुलना की जाती है और एज या लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता वो मेटाफर होता है. और एक और चीज़ आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे, एलिट्रेशन भी कहीं आया हो तो. एलिट्रेशन का मतलब हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार से ले सकते हैं, जहाँ व्यंजन ध्वनि एक सेंटेंस में बार बार दोबारा रिपीट होती हो, 2 बार 3 बार 4 बार, तो एलिट्रेशन होता है. हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ, एक दुनिया का मैच्योर व्यू, एक परिपक्व दृष्टिकोण कैसे दर्शाती है. एक्सप्लेन हाउ ऑल द वर्ड इज द स्टेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम. तो ये दुनिया इस स्टेज कैसे है, क्या क्या पार्ट्स निभाते हैं लोग, ये आपको इस पोइम के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया ना. दुनिया रंगमंच कैसे. डिस्कस शेक्सपियर एज ए मिनट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर. बहुत सूक्ष्म अन्वेक्षक था वो मानवीय व्यवहार का, तो आप उसको पहचानिए. यहाँ पर ब्लैंक वर्स के बारे में और ये मीटर्स के बारे में यहाँ आपको बताया गया है. और यहाँ कंपोजिशन की जो एक्टिविटी है, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल लिखना है. राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन द पर्सन हु इम्प्रेस्ड मी मोस्ट. जिस व्यक्ति ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है. और राइट योर आर्ग्यूमेंट्स इन फेयर ऑफ मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. इस ब्रह्मांड का केंद्र मनुष्य है. इस विषय पर आपको आर्ग्यूमेंट लिखने हैं. तो पोइम कंप्लीट हो गई है. कोई दिक्कत आपको आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी इतनी ज़्यादा टफ पोइम नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पोइम है. हर बार ही इम्पॉर्टेंट रहती है पोइम, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे. कोई दिक्कत होती है मुझसे पूछ लेंगे. धन्यवाद.